शुरू कैसे होती है इनकी कहानी? एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सारे सिलिकेट्स में सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। कोई भी कैसा भी एंसेंट फॉर्मूला दे दे, ये ना चले में ये नहीं चलेगा, उसमें +4 होना बड़ा आवश्यक है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो फॉर्मूला गलत है। अरे ये सब दे दिया, कैसे पता लगेगा? वेल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तो खैर आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। इट इज SiO4 ये होती है। लेकिन मजे की बात है, अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो भी दो चीजें तो एलिमिनेट कर ही लेंगे। जैसे SiO4 में अगर सिलिकॉन को देखें, अगर ये सही होता तो सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर आया था +6। क्या बात कर रहे हो? कैसे? आप सिलिकॉन को मान लीजिए A या S, S प्लस -2 इंटू 4 बराबर है -2 के, तो S कितना है? +6। कैलकुलेट करके देख लीजिए। SiO- में सिलिकॉन अगर ये सही होता तो सिलिकॉन होता +1, न सिलिकॉन +6 होता है ना +1, सारा बकवास है ये। हाँ, इन दोनों में वो +4 और +4 आ रहा है, दोनों में आ गया तो क्या करें? आपको पता होना चाहिए ना। मैं तो ये भी कहा कि SiO4 सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है। किसकी? सिलिकेट्स की। SiO3 नहीं है। एक्चुअली वास्तव में ये कुछ नहीं होता, जो होता है वो SiO3 होल थ्राइस या Si3O96- होता है। सबसे छोटी यूनिट अगर होती है तो वो ये होती है, इस फॉर्मूले वाली। हाँ, तो छोटू मोस्ट तो यही है, SiO4 ठीक, ये भी नहीं है छोटू मोस्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट? ग्रेफाइट जैसा कौन है? ग्रेफाइट जैसा होता है बोरॉन नाइट्राइड Bn। अच्छा, इसी को व्हाइट ग्रेफाइट भी कहते हैं। ग्रेफाइट काले रंग का होता है। बोरॉन नाइट्राइड में भी वैसी ही मिलती जुलती हेक्सागोनल शीट्स होती हैं, जिसमें Bn 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 ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसी यूनिट्स हैं, और ऐसे हेक्सागन Bn Bn B। एक मिनट, क्षमा चाहता हूं। Bn ऐसे ये है। क्या कर रहे हो? ये एक हेक्सागन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइन से एकदम हेक्सागन की लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर पूरी। जैसे ग्रेफीन की एक शीट होती है जिसमें ग्रेफीन क्या है, ग्रेफाइट में कई लेयर्स होती है ना एक के नीचे, उसमें एक लेयर कहलाती है ग्रेफीन। वैसे ही इसमें भी शीट्स बन जाएंगी। ग्रेफाइट में कार्बन के 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, बेंजीन जैसे, उनकी एकदम पॉलीमरिक शीट होती है। इसमें जो है बीएन की शीट्स हैं, है वही व्हाइट ग्रेफाइट, बोरॉन नाइट्राइड। ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर बीएन का। ये देखिए, ग्रेफाइट की वन लेयर ऐसी दिखती है, और इस लेयर को लोग कहते हैं कई बार ग्रेफीन, और बोरॉन नाइट्राइड की ऐसी लेयर दिखती है। डन डन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड per SiO4 tetrahedron in one, two-dimensional sheet structured silicates, second, cyclic silicates, and third, single strand chain silicates respectively are। ये क्या हो रहा है? क्या 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 पूछ रहे हैं? इतने शीट सिलिकेट, साइक्लिक, सिंगल स्ट्रैंड, चेन सिलिकेट, ऑक्सीजन एटम्स, SiO4 टेट्राहेड्रॉन, शेयरिंग वेयरिंग, क्या हो रहा है? ये कंट्रोल करें अपने आप को, ऐसे देखें इसे। ये क्या है? सिलिकेट से अगर आपको डर लगता है तो 2-3 मिनट खर्च करिए आप मेरे साथ, तो सारा डर निकाल दूंगा मैं। कैसे? देखिए तो सही। देखो, मैं पहले थ्योरी आपको बोल देता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे, आप इसका आंसर दे देना। हाँ हाँ, ये सही है, थ्योरी बोला करो पहले। कंट्रोल करिए अपने आप को, थ्योरी पढ़ा चुका हूं मैं सारी। ये भलवन साहब है कि हम दोबारा बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, अब मिस मत कर दीजिएगा। क्यों? तो फाइनल घड़ी आ गई, रिवीजन कर रहे हैं यार, ठीक है ना? कोई पॉइंट मिस हो गया तो आ जाए दोबारा, इसलिए देखो। और अगर चाहिए कि नहीं नहीं सब कुछ एकदम वैसे दोबारा जैसे पहले पढ़ाया था पढ़ाओ, तो फिर 2 साल लगेंगे, है ना? तो ब्रीफ में कट टू कट पूरे एग्जॉस्टिव सारे पॉइंट्स मैं जरूर बोल रहा हूँ। फिर भी आपको और विस्तार से देखना हो, पूरा लेक्चर इसके ऊपर, अब तक वो यू कैन रिविजिट दैट लेक्चर एंड लुक एट दैट।
ये भी समझ में आ जाएगा, देखो मेरे साथ, देखो Si O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, ये क्या है, ये है SiO4 4 माइनस, है या नहीं? हाँ है जी। और अगर ये है SiO4 4 माइनस, इसको हम कभी कभी एक ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके हर कॉर्नर में बनाते हैं गोला, और सेंटर में एक डॉट और एक गोला। जो डॉट है वो सिलिकॉन और जो गोला है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, O माइनस रहता। तो ये इसको हम इस तरह से बना लेते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे। ये एक शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है 2 डायमेंशन चैप्टे में, कि भाई ये क्या है, ये है SiO4 4 माइनस, इसमें एक ऑक्सीजन ये है, दूसरी यहां, तीसरी यहां, और चौथी कहां है? चौथी यहां है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, यहाँ है। और वहीं पर उसी के ठीक पीछे आप कह सकते हैं एक सेंट्रल एटम सिलिकॉन का भी है। ठीक है, इस तरह के ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन का बड़ा लाभ होता है। कैसे? अब जैसे मान लो ये तो था एक सिलिकेट, हाँ, अगर यहीं पर एक दूसरा सिलिकेट बनाए, 1 2 3, और एक ऑक्सीजन को कॉमन कर लें, ये क्या किया मैंने, बनाया है डाई सिलिकेट Si2O7 6 माइनस। ये है पायरो सिलिकेट या डाई सिलिकेट। ठीक, इसमें ये जो था ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड, है ना, तो अब आप इसमें देखो कि कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, यहां एक, और कितनी SiO4 4 माइनस यूनिट्स हैं। भाई एक यूनिट तो ये है और दूसरी यूनिट ये है। अच्छा, दो ऐसी यूनिट्स हैं, जी हाँ, दो ऐसी यूनिट्स हैं। तो अगर दो ऐसी इस किस्म की यूनिट्स हैं, देखिए आप बड़े खास चीज को, और उसमें कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक, तो पर SiO4 4 माइनस कितना ऑक्सीजन शेयर्ड है, हाफ। पायरोसिलिकेट में हाफ शेयर्ड है। इसी को जब डायग्राम के रूप में बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। देखिए, दो ट्रायंगल्स हैं इस तरह के, एक दो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये क्या था, Si2O7 6 माइनस, बिल्कुल। हम्म, हम्म। अब क्या करेंगे? वेल, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आ गया, इसी परंपरा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमें लीनियर सिलिकेट्स मिल जाएंगे। कैसे? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा है, उसी में एक, ये क्या बन गया, ये बन गया डाइसिलिकेट, हाँ, एक और बना दीजिए, ये बन गया ट्राइसिलिकेट। क्या क्या तुमने? मैंने, मेरे पास 3 SiO4 4 माइनस यूनिट्स थी, और उसमें 2 ऑक्सीजन्स मैंने कॉमन ले ली, शेयर्ड ओ, ऐसे। अच्छा, ठीक है, इसी को लंबा खींचते जाए, सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट बन जाए, सिंगल स्ट्रैंड चेन सिलिकेट बन जाएगा। मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, ये है सिंगल चेन। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बताता हूं आपको। एक था SiO4 4 माइनस, जब दूसरा बनाया तो क्या बनाया, SiO4 4 माइनस दो दो थे, उसमें से एक ऑक्साइड हटाया, फिर SiO4 4 माइनस तीन तीन थे और दो ऑक्साइड हटा लिए। बच्चों, उसमें डर लगता है, इसलिए पूरा विस्तार से बता रहा हूं आपको। ऐसे ही SiO4 4 माइनस n टाइम्स होंगे, तो उसमें से n माइनस 1 ऑक्साइड हटा लेंगे। ऐसा करोगे? हाँ हाँ हाँ, ऐसा करोगे, कितना आ जाएगा? देखिए, ब्रैकेट में SiN, हाँ जी, O कितना है, 4n और 4n माइनस, ये तो ब्रैकेट खोलने पे आ गया, और इसमें से मैंने ऑक्साइड सब्ट्रैक्ट किया है, तो ऑक्सीजन पे कितना है, इसको ऊपर ले जाके देखिए, तो -2 को -n-1 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा कितना, 2n-2, हाँ जी,
और चार्ज कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितनी है, ये है n-1 और ये सॉरी -n+1 ऐसे जोड़ के देखो आएगा SiN, ठीक है। 4n - n कितना हो जाता है 3n +1 और ऊपर क्या है -4n + 2n यानी कि -2n -2 तो 2n 2 टाइम्स n+1 माइनस ये आ जाएगा 2n + 2 माइनस। ये क्या है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। अच्छा तो ये लीनियर सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला है, जी हाँ। तो यहां तो कुछ और लिखा है, ये वही चीज है और इसमें एक फर्क है, क्या, इफ n इज मच मोर देन 1, हाँ जी, तो n+1 लगभग लगभग n है और 3n+1 भी लगभग 3n है। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर इसको उड़ा दिया तो क्या आ गया SiNO3n2n माइनस, ये आ गया। इसी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब इसमें लेकिन हमें तो वो कॉमन ऑक्सीजन डाली थी ना, वो कैसे आएंगी वो भी देखो। ये है एक SiO4 माइनस यूनिट, हाँ जी, ये है दूसरी, हाँ जी, ये है तीसरी, हाँ जी। तो अगर इसमें एक को पकड़ोगे, इसको इसको लोगे मान लो, तो इसके साथ ये और ये कॉमन है, हाँ, तो पर SiO4 माइनस 2 कॉर्नर्स है जो कॉमन है, 2 कॉर्नर्स आर शेयर्ड, 2 कॉर्नर्स आर शेयर्ड, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसी में अगर लंबी चेन है उसको घुमाकर जोड़ दो तो रिंग बन जाएगी, ऐसे ये एक चेन है, हाँ, ये दूसरी चेन है और ये तीसरी, ये रिंग बन गई। अच्छा 1 2 ऐसे बिल्कुल बीच में नहीं है कुछ, ऐसे तो ये बन जाएंगे साइक्लिक सिलिकेट्स। अच्छा फॉर्मूला वही आ जाएगा Si3 सॉरी क्षमा चाहता SiO3 2 माइनस n टाइम्स, जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स है ऐसे n टाइम्स आ जाएगा। ओह ये तो ये है, जी हाँ ऐसा है, वही सेम चीज। ये कितना है, इसमें 6 यूनिट्स हैं। इसमें भी देखेंगे आप एक के साथ कितना, एक हर यूनिट के साथ 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2 कॉर्नर्स शेयर्ड है। लंबी चेन के बस सिरे जोड़ दिए है। पहले लास्ट केस में क्या कहते, लंबी चेन थी, कॉर्नर्स नेग्लेक्ट कर दिए थे, उसको रिंग बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, चीज वही आ रही है। अच्छा शीट कैसे बनाई है, ऐसे बनाई है, देखिए ऊपर की एक चेन ली, हाँ जी, ये एक चेन सिलिकेट था, ऐसे ही एक चेन इसके ऊपर रखी, नीचे रखी और जोड़ते चले गए। ओके कैसे कैसे, फील नहीं आ रही है, मैं आपको फील दिलवाता हूं, देखिए ऐसे बताते, ये कैसे बना लिया, मेरे साथ बनाइए, बहुत आसान है, बन जाएगा, है ना। कल एक, ये क्या बना रहे हैं आप, मैं एक चेन सिलिकेट बनवा रहा हूं, सिंगल स्ट्रैंडेड चेन जिसको कहा है इन्होंने। इतना टाइम खोटी कर रहे हो, टाइम नहीं खोटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें हमेशा बच्चों को पेन होता है और मैं ये करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके मन से वो डर और तकलीफ हमेशा के लिए निकल जाए। कुछ भी कर लो हम तो डरते ही रहेंगे, फालतू बातें मत करो, मन लगा के देखो आ जाएगा। ये देखिए ऐसे, अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, और इसी को ऊपर भी ले लीजिए। ओह ये तो मजेदार है, मैंने कब कहा नहीं, ऐसे देखिए, तो एक इस यूनिट को देखिए, इसमें क्या क्या है, एक ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, 3 3 कॉर्नर शेयर, उनमें 2 2 कॉर्नर शेयर हुए थे, इसमें 3 3 कॉर्नर्स शेयर हो रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आगे लिखो,
देखते हैं क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर, कितने शेयर हो रहे हैं, 3 शेयर हो रहे हैं 2 डायमेंशनल, इसमें 2 हो रहे हैं और इसमें भी 2 हैं, 3 2 2। क्या बी आंसर है? जी हाँ, बी इज द आंसर। ओह, ये तो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बोलो सब, ऐसे ही बोलेंगे, टेंशन क्यों। तो आगे अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा ही है। The number of Cl double bond O bonds in chlorous acid, chloric acid, and perchloric acid respectively are. Oh my God! Structure पूछे पहले तो फॉर्मूले पता होना चाहिए। Chlorous acid is HClO2, this is HClO3, and this is HClO4. HOCl। मेरे भाई ये है स्ट्रक्चर HClO2 का। इसमें Cl डबल बॉन्ड O कितने हैं? इसमें एक है। इसी की बजाय ये बना दो। ये क्या है? ये है HClO3। ये है HClO3, गिन के देखो HClO3, इसमें Cl डबल बॉन्ड O की संख्या 2 है, और यहीं ये बना दो तो ये इसमें 3 है। 1 2 3, 1 2 3 स्ट्रक्चर भी बना दिए मैंने, किसके? HClO2, HClO3 और HClO4 के। देखिए आप खुश तो है? हाँ हाँ, बहुत खुश है, अच्छी बात है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन के दर्शन कीजिए, भव्यता से बने हुए स्ट्रक्चर। और अगला सवाल, amongst the following oxy acids the correct decreasing order of acidic strength is। ऑक्सीजन्स जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए, HClO से तगड़ा, HClO2 से तगड़ा, HClO3, और तगड़ों में तगड़ा HClO4, शानदार एसिड्स हैं ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मांगी है, सबसे तगड़ा HClO4, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HOCl। खूब भर के क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है, किसी भी एग्जाम में आप देखें, विशेष आदर की दृष्टि से देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। Which of the following compound cannot act? Which of the following compounds cannot act as a Lewis base? कौन लुईस बेस नहीं हो सकता? लुईस बेस कौन होता है? डेफिनेशन क्या है? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, जो लोन पेयर डोनेट करे वो है लुईस बेस। लोन पेयर कौन डोनेट नहीं करेगा? वेल, जिसके पास है वही कर सकते हैं, है ही नहीं तो डोनेट ही नहीं कर सकता। बात तो सही है। देखें क्या सीन है। NF3, NF3 कोई बहुत अच्छी लुईस बेस नहीं होती, हाँ सच है, पर क्या उसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है? हाँ है। रोपीट के ही सही किसी को डोनेशन हो सकता है, आई मीन मना तो क्या करेंगे, हो ही सकता है, ठीक है। NF3 अच्छी है घटिया जैसी भी है, पर असंभव नहीं है, कैन नॉट बोला है। PCl5, P, Cl। क्लोरीनों के पास लोन पेयर अवश्य है, पर फास्फोरस टोटल कंगाल है, उस पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है वैसे तो, और डेल्टा प्लस चार्ज। टिपिकली PCl5 कभी लुईस बेस की तरह काम करता हुआ देखने में तो नहीं आता, उल्टे लुईस एसिड है, लोगों से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, अपने एम्प्टी d ऑर्बिटल में नुमाइश करता रहता है कि देखो इतने कंगाल हो गए हम, हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन न बचे, 5-5 क्लोरीने थी, इन्होंने खा लिए हमारे इलेक्ट्रॉन। एक नॉर्मल विक्टिम कार्ड खेलता रहता है और लोगों से भीख मांगता रहता है। ClF3 या SF4 में कुछ तो है, लोन पेयर सेंट्रल एटम पर थोड़े बहुत ही सही हैं, तो नाम के ही सही, किसी को तो डोनेशन दिया जा सकता है। PCl5 के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, फास्फोरस के पास देगा कहां से? तो PCl5 cannot act as a Lewis base usually, right? B is the answer. देखिए स्ट्रक्चर्स, the absolute values of electron gain enthalpy of halogens satisfies। absolute values मतलब मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन, सबसे ज्यादा है क्लोरीन की। ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। क्लोरीन के बाद आती है फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। गोल्ड मेडल फ्लोरीन से हटकर इस बार क्लोरीन को चला जाता है। लीला है प्रभु की, छोटे एटम अलग बात है, ऐसे। डी इज द आंसर। कैसे किया तुमने? रट रखा है। अच्छा, बहुत कुछ रट रखा है तुमने।
यही कहानी है। ये स्पेशल एक्सेप्शन है, आपको याद होना चाहिए। Cl और F कूद कर बस एक नीचे आ जाती है। हाईएस्ट मैग्नीट्यूड सारे एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में है क्लोरीन की। फ्लोरीन सिल्वर मेडल के साथ संतोष करती है, फिर भी सिल्वर लेके ही बांधती है, ध्यान दे। उसके जस्ट पीछे है ब्रोमीन और लल्लू में लल्लू आयोडीन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ClF। जी हाँ, फ्लोरीन दुनिया ब्रह्मांड में सबसे 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 रिएक्टिव एलिमेंट कोई है तो वो फ्लोरीन है। अच्छा, तो वो न्यूक्लियर बमों से ज्यादा रिएक्टिव है। कंट्रोल करे अपने आप को, बदतमीजी नहीं। केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं हो रही कि हमने कहा सूर्य से महान है फ्लोरीन, ऐसा कुछ नहीं है। एलिमेंट्स के रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में सबसे प्रचंड रिएक्शन अमंग्स द एलिमेंट्स होता है फ्लोरीन का, ये सच है। तो ट्रू है, बट ये इनकरेक्ट, झूठ पूछा है क्या कलियुग है, झूठ पूछते हैं लोग, ये ट्रू है। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, ऑफ कोर्स। इन एक्वस, फ्लोरीन को एक्वस सॉल्यूशन नहीं डाल सकते, क्लोरीन को ही डाल सकते हो एक्वस में, ठीक। क्यों? फ्लोरीन धज्जियां उड़ा देगी, पानी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगी पानी की, इसलिए फ्लोरीन से पंगा कोई नहीं लेता। On hydrolysis, ClF forms HOCl and HF. They can, अगर आप बहुत बुकिश और स्टूपिड तरह से चले, अदरवाइज ClF अपने आप में एक बहुत अनस्टेबल और प्रचंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो पानी का ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन और ओजोन पैदा करता है, लेकिन कहने की बात है, थोड़ा बहुत बना लीजिए। एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ClF, ये फॉल्स है। क्यों? F2 और Cl2 के बीच में आता है ClF, वो फ्लोरीन से कम है और वो क्लोरीन से ज्यादा ही रिएक्टिव है, ये मत भूल जाइएगा। डी इज द आंसर, यस, डी इज द आंसर। मैच द इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये क्या है? दो हैलोजन आपस में जुड़ जाएं, जैसे 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 ClF या BrCl या ICl, ये तो है XX डैश टाइप के। अच्छा, ये कैसा है? ये तो दो एटम्स हैं, जैसे Cl और F जुड़ गए, ये लो कर लो, बात जुड़े हुए, नॉट अ बिग डील। आप चाहे तो इनको लीनियर कह सकते हैं, ठीक। ज्योमेट्री देखनी है, या फिर ClF3 BrF3 ICl3, इस टाइप के, IClClCl, ऐसे। ये कैसे हैं? ये अगर आप देखें तो ये T शेप्ड है sp3d, ये XX3 डैश, XX5 डैश, जैसे BrF5 टाइप की, ये स्क्वायर पिरामिडल है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और XX7 डैश तो खाली IF7 होता है, एक ही होता है IF7। और ये कैसा है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। XX डैश लीनियर है, दूसरा वाला टी शेप्ड है, 1, ये स्क्वायर पिरामिड है, और ये ऐसे। तो P3Q1, P3 और Q1, बस हो गया। C is the answer. Yes, C is the answer. And there we are. Geometries देखिए इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की, प्यारी प्यारी, देर सारी। Which one of the following orders is correct for bond dissociation enthalpy of halogen molecules? क्या अद्भुत बातें हैं, आप देखें। फ्लोरीन बहुत छोटा है, छोटे एटम्स अच्छे बॉन्ड्स बनाते हैं। फ्लोरीन हर एक के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड बनाती है, सिवाय एक दूसरे के। FF में बड़ा रिपल्शन होता है, आप देखेंगे FF में बहुत रिपल्शन होता है, इसके चलते FF बॉन्ड बिकम्स वेरी वेरी वीक। सबसे अच्छा है हैलोजेंस में ClCl बॉन्ड, उसके बाद है Br, उससे भी कम है II। महालल्लू विशाल मोड़े ताजे आयोडीन के एटम बहुत सड़ियल बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन का तारे जमीन पर तो होता है, नीचे गिरती है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, बिल्कुल जमीन पर नहीं आती।
आयोडीन जितनी गिरी हुई नहीं होती, बीच में आ जाती है। ओ ये कैसे याद किया? ये रट के याद किया, ये याद ही है। ये तो लॉजिकल था कि कम होगा। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है, तो है ही। फ्लोरीन का एक्सेप्शन था, वो जाके टपकती कहां पर है? आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में। ये याद ही होना चाहिए। यू हैव टू सी दैट द आंसर इज सी। डेटा देख लीजिए, खुद आपको फील आ जाएगी। यहां है, देख रहे हैं? हाँ हाँ देख लिया, अच्छी बात, देखते रहिए। A solution of potassium bromide, अगला सवाल, is treated with each of the following. Which one would liberate bromine? Br माइनस से ब्रोमीन बनाना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो ये ताकत उसमें है जो ब्रोमीन के ऊपर है, क्लोरीन या फ्लोरीन। क्लोरीन या फ्लोरीन ये कर सकते, क्लोरीन थी वो कर सकते। आयोडीन में दम है ना, HI तो रिड्यूसिंग एजेंट है, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी ये नहीं कर सकती, क्लोरीन करेगी ऐसा। और बकायदा ये रिएक्शन यूज किया जाता है ब्रोमीन की प्रिपरेशन में। देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में इतनी ताकत है कि वो Br माइनस को ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन कर दें, I माइनस में नहीं है। हाँ, F2Cl2 और Br2 में ये ताकत तीनों में है कि वो I माइनस को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन कर दें और खुद रिड्यूस हो जाए। Oxygen is not released on heating which of the following compounds? Oh my God. ये रिएक्शन लिख देता हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। KClO3 पता है क्या होता है? इसको आप हीट करेंगे तो ये बनाता है KClO4 प्लस KCl, एक रिएक्शन तो ये। और एक अगर उसमें आप एक चुटकी मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दें तो पता है क्या होता है? KCl और O2, बस ऐसा रिएक्शन होता है। अच्छा ठीक है, ये तो था। तो O2 लिबरेट कर सकता है, हाँ कर सकता है। K2Cr2O7 इसको गर्म करें, इसकी भी अद्भुत माया है। कैसे? ये बनाएगा KCrO2 और ये भी O2 रिलीज कर देगा। बहुत बात की बात है। पहले तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये टूटेगा, बनाएगा K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। इसी को और गर्म करते रहो तो ये बन जाएगा। अब मुद्दे की बात है, भर भर के O2 निकलेगी, निकल जाएगी। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप गर्म करेंगे, बड़ा अद्भुत रिएक्शन मानते हैं, अक्सर एग्जाम्स में आता है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है। N2Cr2O3 वॉल्केनिक रिएक्शन बोलते हैं, आर्टिफिशियल वॉल्केनो वगैरह बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं लोग ये सब करके। इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती, जी हाँ, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। इसमें नीचे वाले में भी निकल जाएगी। जिंक क्लोराइड को हीट करेंगे, जिंक क्लोराइड और ऑक्सीजन दे देगा। ए इज द आंसर, जी हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें ए है। अमोनियम डाइक्रोमेट गर्म करने पर केमिकल वॉल्केनो बनाता है, नाइट्रोजन और वाटर वेपर देता है, और Cr2O3 ग्रीन कलर का, हरे हरे रंग का बच जाता है। ये खुद ऑरेंज कलर का होता है और हरे रंग की राख बच जाती है Cr2O3 के रूप में। डन डन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, नहीं इनकरेक्ट। ओ, झूठ को पकड़ना है हमें, है मैं नहीं। आइए देखते हैं क्या है। ONF is isoelectronic, NOF, और है NO2 माइनस। क्या F और O माइनस एक जैसे हैं? हाँ एक जैसे हैं। ये तो सच बोल दिया, सच बोल दिया। OF2 is an oxide of fluoride। नॉनसेंस, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन हो सकता था, वो भी झूठ है। इट इज अ फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, इट इज अ फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, न कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड। तो कुछ भी नहीं होता, तो ये तो फॉल्स है। आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं। Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, सच बोल रहे हैं। क्यों? देखिए, HClO4 में से अगर आप पानी निकाल लेंगे ना, कैसे? P4O10 से पानी खींच लीजिए, आपको मिल जाएगी Cl2O7। सच है। इसी में पानी डाल दीजिए, क्या होगा? बन जाएगा परक्लोरिक एसिड।
तो क्या Cl2O7 एनहाइड्राइड है परक्लोरिक एसिड का? जवाब मिलता है हाँ है। ओजोन मॉलिक्यूल इज बेंट, जी हाँ। ये जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, बेंट या मुड़े हुए या झुके हुए से याद आ गया। ओजोन का मॉलिक्यूल बेंट है। देखिए, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस क्लोरीन गिव्स। अमोनिया क्लोरीन के साथ क्या देती है? वो देती है एक बहुत ही मस्त धमाकेदार कंपाउंड। आपके पास है अमोनिया और है क्लोरीन, देगी NCl3 which is a yellow oily liquid, NCl3, और साथ में क्या मिलेगा? HCl। B is the answer, B is the answer। NH4Cl ना मिलेगा। हाँ, NH4Cl कब मिलता? अगर अमोनिया, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। अगर अमोनिया एक्सेस में होती तो रिएक्ट करके NH4Cl देती, लेकिन एक्सेस में अमोनिया नहीं, क्लोरीन है, तो ये नहीं हो सकता। अमोनियम क्लोराइड आपको तब मिलेगा जब एक्सेस में अमोनिया होगी, लेकिन यहां पर क्लोरीन एक्सेस में है, तो आपको NH4Cl नहीं मिल सकता, आपको HCl मिलेगा, NCl3 और HCl। सुंदर रिएक्शन। Iodine reacts with concentrated nitric acid to yield Y amongst the other products. Oxidation state of iodine in Y is Y. Hi, hi. आपको पता है नाइट्रिक एसिड की एक आदत है क्या? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हर चीज को, लगभग हर चीज को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करके ही दम लेता है। अच्छा, लेकिन हैलोजेंस, इनकी भी गंदी आदत है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। अच्छा, तो शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। जी हाँ। अब इसमें आप देखिए, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें भांजे खड़े हैं। नाइट्रिक में दम थोड़ा ज्यादा है, आयोडीन थोड़ी लल्लू ही है, ब्रोमीन तगड़ी थी, क्लोरीन तो बहुत तगड़ी, और फ्लोरीन तो सबसे तगड़ी राक्षस थी, पर आयोडीन में इतना दम नहीं है। नाइट्रिक एसिड निपटा देता है, आयोडीन को पटक पटक के एकदम धुलाई करता है, ऑक्सीडाइज करके +5 तक धकेल देता है, +7 तक ले जाने की हिम्मत नहीं है नाइट्रिक एसिड में। दूसरों को हाईएस्ट तक ऑक्सीडाइज करता था, हैलोजन को इतना मिल गया ऑक्सीडाइज करने को, यही बहुत है, +5 तक भेजता है। आपको मिलता है आयोडिक एसिड HiO3 और साथ में रेडिश ब्राउन जहरीली NO2 गैस। देखिए, अच्छा, chlorine on reaction with hot and concentrated NaOH gives। क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है NaOH के साथ, क्या बनाती है? Cl- और OCl-। क्लोरीन बनाती है Cl- और OCl-। ऐसे ये कोल्ड के साथ था। अच्छा, यहीं पे अगर हॉट होता तो OCl- आगे डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है Cl- और ClO3-। तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ClO-। नहीं 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 नहीं, तो कोल्ड के साथ मिलता है। देखो, COLD, ClO-, कोल्ड और ClO कभी मैच कर रहे हैं। हॉट के साथ ClO3-। D is the answer? Yes, indeed, D is the answer. The noble gas that does not occur in atmosphere is। एटमॉस्फेयर में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? अगर आपको याद हो, नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती। आप देखेंगे नोबल गैसेस मोस्टली किसी कंपाउंड के रूप में, तो मोस्टली या कभी भी किसी कंपाउंड के रूप में तो मिलती नहीं है। अगर कंपाउंड नहीं बनाती, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, गैस ही होती है। वो सिर्फ गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में रहती हैं और कहीं नहीं रहती। और उनमें से भी सबसे भयंकर है महा रेडियोएक्टिव और खतरनाक और अनस्टेबल रेडॉन। रेडॉन का क्या होता है? रेडॉन का कुछ नहीं होता, एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन, ये सब तो होती हैं। रेडॉन नोबल गैस अवश्य है, प्रभु की कृपा है,
ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, राइट? ठीक है, ये क्या है? अबंडेंस का भी ऑर्डर देख लीजिए। हवा में सबसे ज्यादा आर्गन मिलती है लगभग लगभग 1% के आसपास। नियॉन साइंस वगैरह आपने देखे होंगे, यूज होते हैं ये विज्ञापन वगैरह में। वो ऐसा ट्यूब होती है ना, लाल लाल रंग की, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं गैस की, जिसमें नियॉन भरी होती है, और जब आप उसमें करंट पास करते हैं तो रेड कलर से ग्लो करती है। नियॉन लाइट्स वगैरह बोला जाता है उसे। लिटरली उसमें नियॉन होती है। तो आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ये तो एटमॉस्फेयर में ठीक ठाक मिल जाते हैं। बहुत सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, और उससे भी अति सूक्ष्मतम मात्रा में ज़ेनॉन मिलती है हवा से। ठीक है। Which one has the highest boiling point? अब नोबल गैसेस की बात हो रही है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे वजन बढ़ जाएगा, वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। डी इज द आंसर, xenon has the highest boiling point. Noble gases are named because of their inertness towards reactivity. सच है। Identify an incorrect statement about them. अब देखो, नोबल गैसेस रिएक्ट ज्यादा करती नहीं है। थ्योरी के ही पॉइंट्स आते हैं इनके संदर्भ में। क्या है? ए, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। झूठ है ये, दे डोंट, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तभी तो गैसें हैं। बी, नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। सच है। डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, तभी तो गैस है। तो ये झूठ था, ये सच है। C, noble gases have large positive values of electron gain enthalpy. Indeed, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करती, उनको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिलाने पड़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। They have large positive values of electron gain enthalpy. That's very true. And noble gases are sparingly soluble in water. Sparingly soluble मतलब न के बराबर soluble। जी हाँ, वो बिल्कुल पानी में नहीं घुलती। क्यों? वो पोलर नहीं होती, इसलिए। झूठ पहले ही पकड़ा गया था, ए, तो ए आंसर था। जी हाँ, ए ही आंसर था। एक दिलचस्प चीज, क्या आपको कहानी याद है? कौन सी? पुराने नोबल गैसों के इनर्ट गैस से नोबल गैस बनने की कहानी। मतलब शुरुआत के 40-50 साल जब ये खोजी गई थी, तो लोग इन्हें इनर्ट गैस कहते थे। शायद आपको ना पता हो, लेकिन उस समय केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में बड़े बड़े चैप्टर होते थे ये समझाते हुए कि क्यों ये रिएक्ट नहीं करती और क्यों ये जिंदगी में कभी रिएक्ट कर ही नहीं सकती, इसलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता था। लेकिन ये सब बदल गया जब एक दिन एक वैज्ञानिक थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो PTF6 रेडिकल के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अद्भुत। प्लेटिनम बहुत भारी होता है, और जब PTF6 रेडिकल बनता है तो ये मजे से गैस फेज में भी चला जाता है, हाई कोवलेंट कैरेक्टर के चलते। उन्होंने PTF6 रेडिकल का O2 से रिएक्शन कराया, और जब कराया तो देखा, अब जब PTF6 एक ऐसा रेडिकल था, 6-6 फ्लोरीन, भयानक कंगाली, बहुत इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी बहुत थी, इलेक्ट्रॉन नोच लेने की इसकी इच्छा बहुत थी। इतना बदमाश था कि इसने O2 से भी इलेक्ट्रॉन छीन के उसे O2 प्लस कर दिया, और PTF6 माइनस बनाकर ऐसे क्रिस्टल्स बना लिए। गैस फेस में एकदम सॉलिड पीपीटी आ गया। उन्हें बड़ा मजा आया, और जब उन वैज्ञानिक ने चार्ट देखा तो उन्होंने देखा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है O2 की, वो लगभग ज़ेनॉन के आसपास है। तो उनके दिल में ख्याल आया कि ऐसा तो नहीं कहीं ज़ेनॉन भी रिएक्ट कर जाए, कोशिश करेंगे। अब ज़ेनॉन इतनी सहज गैस नहीं है, हर जगह उपलब्ध नहीं होती। मंगाई उन्होंने, जितना वक्त लगा, और जब उसके साथ PTF6 मिलाया, कमाल हो गया। एक साथ ही उन्होंने पाया कि फिर से एक सॉलिड प्रोडक्ट बना है ऐसा, जो ज़ेनॉन का पहला ऐसा कंपाउंड था जो इंसानों को ज्ञात था, मॉडर्न साइंस में कम से कम। जैसे ही ये हुआ, लोगों ने केमिस्ट्री की किताबों से वो चैप्टर फाड़ दिए जिसमें ऐसी थ्योरीज दी हुई थी कि न नोबल गैसेस रिएक्ट करती हैं और न कभी कर सकती हैं। मुकर गए, क्या लगे, नहीं, नोबल है ये, इनर्ट नहीं है। मतलब इनर्ट का तो रिएक्ट करती ही नहीं, नोबल का मतलब है पसंद नहीं है रिएक्ट करना, कर जाए तो कर जाए, काइंड ऑफ। ये नोबल गैस कहलाती है, इनर्ट नहीं कहलाती। अच्छा, पुराने नाम की खातिर कभी कभी लोग बोल जाते हैं इनर्ट गैस, पर एक्यूरेट नाम नोबल गैसेस है। ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि
अब देखिए ए, O2 एंड xenon हैव डिफरेंट साइजेस होंगे, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. बोथ आर गैसेस, डजंट मैटर. They have complete comparable electronegativities. तो not really. And they have comparable ionization enthalpies. आप देखिए O2 आयनाइज होके O2 प्लस बना रही है, xenon आयनाइज होके Xe प्लस बना रही है. मिलती जुलती आयनाइजेशन एनर्जीज थी. इसी के चलते इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी बराबर थी PTF6 की. अगर सबके साथ उसने O2 के साथ रिएक्शन किया तो उसने xenon के साथ भी कर डाला. ऐसा, राइट? देयर वी आर. जस्ट फॉर रिकॉर्ड, दिस इज नॉट द ट्रू फॉर्मूला. ट्रू फॉर्मूला शुरू में उनको लगा था, जिन्होंने खोजा था कि ये होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बट ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छा है. पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 गिव्स. XeF4 की अगर आंशिक रूप से हाइड्रोलिसिस हो तो उससे क्या मिलेगा? वेल, उससे पहले मिलेगा XeOF2 प्लस HF, और हो जावे तो XeO2 नहीं, ये अनस्टेबल होता है. XeO3 प्लस Xe प्लस HF, फिर ये मिल जाए. XeF2 नहीं मिलेगा, XeOF4 नहीं मिलेगा. XeO3 पार्शियल नहीं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में मिलेगा. XeOF2 चाहे तो ले लीजिए, ठीक, जी लेंगे इसके साथ, राइट? ऐसे. Helium is used in balloons in place of hydrogen because, oh come on, hydrogen बहुत हल्की गैस है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत भयानक रूप से कंबस्टिबल है. आई एम नॉट श्योर आपको याद है या नहीं, आपने सुना या नहीं, एक हिंडेनबर्ग ट्रेजेडी कही जाती है, टाइटैनिक टाइप्स. लगभग 100 बरस पहले की बात है. लोगों को लगा कि अब हमें आकाश मार्ग से यात्रा करनी चाहिए, और तब ये वो जमाना था जब एरोप्लेन्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होते थे. शायद खोज लिए गए थे, पर इट वाज नॉट अ बिग डील, मतलब सब जगह उपलब्ध था, सुलभ नहीं थे. बलूनिंग लगभग 100-150 साल से चल रही थी तब भी. बलूनिंग का इतिहास पुराना है. रॉबर्ट बॉयल अपने आप को बलूनिस्ट कहा करते थे. वो बलून बना बना के बड़े बड़े उड़ते थे उसमें. अब बॉयल पुराने आदमी थे, तो अब लोगों ने कहा हम एक विशाल, क्यों ना ऐसा जायंट हाइड्रोजन बलून बनाए जो आकाश में तैरेगा. कल्पना भव्य है, सुंदर कल्पना है, कोई दोष नहीं है कल्पना में. जो आकाश में तैरेगा और उसके माध्यम से हम बादलों पे सफर करेंगे, वॉक इन द क्लाउड्स. बड़ा रोमांचक ख्याल था. लोगों ने बनाया बड़ा जायंट हाइड्रोजन बलून बनाया, उसके साथ उड़ाने के लिए एक पूरा होटल बना दिया, रेस्टोरेंट टाइप था, बड़ा आलीशान बनाया उन्होंने, और बड़ा उसको प्रचार प्रचार किया गया, लोगों को बुलाया गया, टिकट बेचे गए, लोग बैठे. अब हिंडनबर्ग हाइड्रोजन गैस से भरा था, वो उड़ा, ठीक है, उड़ा. लेकिन जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था उस समय, वो ये था कि बहुत कस के हवा चलने लगी, वो डगमगाने लगा. हवाएं तो चलती ही हैं, बलून डगमगाते भी हैं, पतंगे भी डगमगाती हैं, लेकिन वो पतंग होती है, उनमें इंसान नहीं बैठे होते. अब जब गुब्बारा डगमगा गया तो उसमें दिक्कत यह आई कि डगमगाया और उलझ के, ईश्वर जाने, शायद बिजली के तारों में किसी पोल में उलझ गया, क्या हुआ, वो कुछ तो लफड़ा हो गया, और अल्टीमेटली जो बलून था वो साइड से गया फट. जब वो फटा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, और ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का पालन करती हुई बाहर से ऑक्सीजन गैस भी अंदर आई, शायद स्पार्किंग भी हुई. और हाइड्रोजन तो एक पूरी एक्सप्लोसिव गैस होती है, और जब एक विशाल जायंट गुब्बारा हो जिसमें हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन भरी हो, तो एक धमाके के साथ फूट गया, एक बहुत ही विशाल बम की तरह. दुर्भाग्य से जितने भी लोग उसमें सवार थे वो सबके चिथड़े उड़ गए, और उसके बाद दुनिया में किसी ने हाइड्रोजन बलून इस तरह से नहीं बनाए. मॉरल ऑफ द स्टोरी, हीलियम सेफ है. क्यों? नोबल गैस है जी, रिएक्ट नहीं करती, इनकम्बस्टिबल है, यही बहुत है. ठीक है. Which of the following reactions is an example of a redox reaction? कौन उदाहरण है redox का? Well, +4 से +6 में जा रहा है, और +1 से 0 में. xenon ऑक्सीडाइज हो रही है और ऑक्सीजन रिड्यूस. ये redox है? हाँ है.
लो यही आंसर हो गया, एक आंसर है। बाकी सब देखेंगे, मजेदार है, अच्छे हैं, रिएक्शन है, पैराडॉक्स नहीं। Which one of the following reactions of xenon compounds is not feasible? इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है xenon का जो नहीं होता? जैसे XgO3 प्लस HF से मिल रहा है XgF6 प्लस पानी, ना ना ना, उल्टा हो जाता है। XgF6 की हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे XgO3 HF बना सकते हो, XgF6 ऐसे नहीं बनता। दिस इज नॉट फीजिबल। तो आंसर ही हो गया जी हाँ, लव इट और हेट इट, ये तो सीधा आंसर हो गया। बाकी सब फीजिबल है, कोई पाप नहीं है। अंतिम रिएक्शन पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपको, देखें XgF6 प्लस RBF। XgF6 ऐसा है जो लुईस एसिड भी हो जाता है, लुईस बेस भी। कैसे? यहां पर XgF6 ने F माइनस स्वीकार करके XgF7 माइनस बना लिया यहाँ, देखिए। अच्छा, और इसके पहले अगर आप देखें XgF6 ने यहाँ पे XgF2 का उदाहरण है, यहाँ XgF2 को PF5 से रिएक्शन कराया, उसने F माइनस दे दिया, XgF प्लस और PF6 माइनस ऐसे बना लिया था। ऐसे ही XgF6 को भी अगर आप PF5 से रिएक्शन कराएंगे, XgF5 प्लस बनाने को तैयार हो जाता है वो स्क्वायर पिरामिडल टाइप, और PF6 माइनस ऐसे। तो XgF6 बहुत मजेदार है इन मामलों में, वो F माइनस दे भी देता है और ले भी लेता है, डिपेंडिंग अपॉन किससे रिएक्शन कर रहा है, राइट? Which of the following reactions is an example of redox reaction? My God, आप देखें बहुत क्लासिक रिएक्शन है, इसमें xenon के फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस बताई है। ये काम आए ना आए आपके, लेकिन मैं आपको रिएक्शन जरूर करता हूं काम की। सुनिए, सबसे पहले XgF6 का सुनिए कैसी होती है हाइड्रोलिसिस। वो पूरा एक ही रिएक्शन है या एक ही कंसेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है नोबल गैसेस में, वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। XgF6 में जब आप पानी डालेंगे तो आपको मिलेगा XgOF4 प्लस HF, बहुत जरा सा पानी। इसमें और पानी डालेंगे तो आपको मिलेगा XgO2F2 और थोड़ा सा HF, और पानी डालेंगे तो मिलेगा XgO3 और HF। ये हाइड्रोलिसिस है XgF6, ये एक तरीका है। एक और हो सकता है XgF6 पड़े पड़े, या जैसे पानी से आप रिएक्शन कराएं तो पानी को वो ऑक्सीडाइज करके O2 बना दे और खुद रिड्यूस होकर बना दे xenon, और साथ में छोड़ दे HF। ये भी एक संभावना है, बहुत गजब। तो पैरेलल रिएक्शंस हैं, जी हाँ, XgF6 के हमेशा पैरेलल रिएक्शन होंगे, या तो हाइड्रोलिसिस से वो XgO3 बना सकता है। अच्छा, XgO3 पड़े पड़े बहुत देर में XgO4 और Xg में डिस्प्रपोर्शनेट भी कर जाता है। अच्छा, ये तुरंत नहीं होता, ये रिएक्शन तो फटाफट होता है, दिस इज स्लो, और हो अवश्य जाता है, ठीक है। हाँ जी, अगर आप देखेंगे पहले वाला जो सीक्वेंस है इसमें नो रिडॉक्स, इसमें रिडॉक्स नहीं हो रहा। जो नीचे वाला है ये जरूर रिडॉक्स है। तो आप देखिए XgF6 से XgO4, XgO4 से XgO2F2, ये रिडॉक्स नहीं है, ये नो रिडॉक्स है। तो ये आंसर नहीं है। ये तो दिख ही रहा है, +4 से +6 में जा रहा है, +1 से 0 में तो रिडॉक्स है, अभी आया ही था, है ना। ये भी रिडॉक्स नहीं है। डन। XgF4 का नहीं बताया आपने, बताता हूं। XgF4 में अगर आप पानी डालेंगे ना तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। एक सीधा रिडॉक्स XgO2 और HF, या फिर XgO3, पहले तो बनेगा XgOF2 प्लस HF, और पानी डालिए XgO3 प्लस Xg प्लस HF, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, अंत में मरते मरते रिडॉक्स हो जाएगा। देखिए, डिस्प्रपोर्शनेशन भी है तो रिडॉक्स से। यही हाल XgF2 का है, जब आप पानी डालेंगे या तो Xg प्लस XgO3 प्लस HF, या फिर सीधे Xg प्लस HF प्लस O2, इस तरह के दोनों रिएक्शन संभव होते हैं, राइट। ये हैं रहस्यमय रिएक्शंस, किसके? xenon के फ्लोराइड्स के। इनको अलग अलग किताबों में बड़े अंडबंड तरीके से बहुत दिया होता है, कॉम्प्लिकेटेड करके, इतने सरल है। A reaction in which the hybridization of underlined atom is affected is, हाइब्रिडाइजेशन किसमें होता है परिवर्तित, ये पूछा है। XgF4 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है,
और जब SbF5 एक भयानक फ्लोराइड खींच स्पीशीज है, ये बनाएगा XeF3 प्लस और SbF6 माइनस, सुपर एसिड है SbF5, बना सकता है। XeF3 प्लस कैसा है? जैसा आप चाहें वैसा है। अगर आप देखें ये IF3 जैसा है, टी शेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3t होगा। तो क्या अंडरलाइंड एटम ज़ीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन बदल गया? जी हाँ, sp3d2 से sp3d हो गया, बदल गया। तो आंसर आ गया। लीजिए, कर लीजिए बात। फिर भी आपके मनोरंजन के लिए मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं आपको। कौन सा? देखिए, H2SO4 और नमक, अगर सॉलिड नमक में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाए तो बनता है NaHSO4 और HCl। इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। H3PO2 अगर डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, साफ साफ बोला है डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, ठीक है, और बना रहा है H3PO4 और फॉस्फीन। क्या इसमें ये sp3 है, ये sp3 है, पर फॉस्फीन में फॉस्फोरस अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। ओ माय गॉड, पकड़े गए, कुछ तो गड़बड़ हुई। जी हाँ, अगर आप देखिए ये इसमें तो कुछ नहीं होना, sp3 का sp3 रह रहा है। आंसर स्पष्ट ए है, लेकिन सी में भी विनाश के बीज हैं। क्यों? sp3 से अनहाइब्रिडाइज्ड फॉस्फीन में जा रहा है। क्या हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट हो रहा है? हाँ, ईमानदारी से तो ए और सी दोनों ही उत्तर हैं। सिंगल था, टेंशन मत लीजिए आप, मान लीजिए ठीक है गलती से आ गया। दूसरा, जिन्होंने फ्रेम किया उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि उन्होंने यहां से यहीं देखा होगा, ये नहीं देखा होगा कि इसमें भी फॉस्फीन में भी फॉस्फोरस है ना। पर कंसेप्ट अच्छा है। हो सकता है अलग से, यही तो आएगा नहीं एग्जाम में, ग्रामर बदल के हो सकता है सी ऑप्शन ही आ जाए। गौर से देखिए, ऐसे ये मैंने कहा था ना sp3 का sp3 है, भाई ये इधर भी तो है, इसको भी तो देख लो। इस वजह से गड़बड़ हो गई। अदरवाइज ऑफिशियल आंसर जो लोग देते हैं इसका ये देंगे, पर सी भी इसका उत्तर है। ठीक है, चलो। Which of the following statements is correct about the hydride of group 16 elements? ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स में क्या है? डाउन द ग्रुप हाइड्रासिड्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बिल्कुल, H2O से ज्यादा एसिडिक है, H2S से ज्यादा H2SE से ज्यादा H2TE, बिल्कुल सही बात। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी, पानी ज्यादा स्टेबल है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, सॉरी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी डाउन द ग्रुप। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, नहीं घट जाना चाहिए, घट रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उसके अलावा देखेंगे तो फिर वजन से चलता है। H2S H2TE मेल्टिंग चाहिए, सबसे पानी का है, लेकिन हल्के मौजूद H बॉन्डिंग करता है। जी हाँ। Regarding properties of hydrogen halides, or is incorrect. Percentage of ionic character, HF, HI, HBr, HCl, नॉनसेंस बातें। क्यों? वैसे तो कोवलेंट हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा HF में, फिर HCl में, फिर HBr में, फिर HI में। गलत सलत ऑर्डर है, ऑर्डर इज इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, इनकरेक्ट तो ये है, तो आंसर ही यही आंसर हो गया। तो देख लो, बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर बड़ा मशहूर, सबसे ज्यादा HF, फिर HCl, HBr, HI। HCl, HBr, HI का ऑर्डर बढ़ रहा है क्योंकि वजन बढ़ रहा है। HF राजा है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जी, बॉस है, ये सच है। एसिडिक नेचर, डाउन द ग्रुप हाइड्रोसिड्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। HF से ज्यादा एसिडिक HCl, HCl से ज्यादा HBr, और सबसे एसिडिक HI, सच है। मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा वजन का भी महत्व होता है, तो थोड़ा आर्बिट्ररी है, ये ऐसे ही आता है। ये आपको रटा हो, ये आवश्यक नहीं, लेकिन ये सच है। और आयनिक कैरेक्टर तो हम पहले ही देख चुके, काम खत्म, टंटा खटा, बस ऐसे। The number of pi bonds present in XeO3 and XeO4 respectively are XeO3
और XeO4। अब ऑक्सीजन तो p ऑर्बिटल ही यूज करेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहा है xenon का p ऑर्बिटल यूज करेगी पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और sp3, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो s और तीनों p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गई हैं एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स नहीं बनाती। अच्छा, तो ये p पाई d पाई पाई बॉन्ड्स हैं सारे के सारे। जो xenon ने पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए ऑर्बिटल्स यूज करी हैं, वो p ऑर्बिटल्स यूज नहीं कर सकती क्योंकि तीनों तो हाइब्रिडाइजेशन में खर्च हो गई, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स ही यूज होंगी। अच्छा, तो नंबर ऑफ पी पाई पाई बॉन्ड्स जो हैं उनकी तो संख्या है 0 और 0। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। यहां तो ऑप्शंस लिखी हैं, चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस में 0 0 है नहीं, तो प्रश्न में गलती है, पी पाई डी पाई होना चाहिए। अच्छा, ऐसे ऑल्दो पी पाई ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि लोग धोखे से कोई ना कोई आंसर 3 2 1 दे जाएंगे जबकि आंसर 0 0 होना चाहिए। पर अगर क्वेश्चन बदल के उसको थोड़ा सा हल्का कर दो, पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड्स करो या सिर्फ पाई बॉन्ड्स कह दो, तो कौन से हैं? इसमें 3 हैं और इसमें 4, 3 एंड 4, तब उत्तर हो जाएगा डी। अगर प्रश्न बदल दो, पी पाई डी पाई कर दो तो। बढ़िया है, एक में 2 का मजा आ गया, एक क्वेश्चन के बहाने से हमने 2 2 अच्छे क्वेश्चन कर लिए। देखिए, ये ऐसे ही पढ़ते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की मुलाकात बस इतनी।